सेशन अभी इस करने का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सेशन होगा और करना आपको ये है कि एक तरतीब से लेके चलना है। ठीक है। और वो तरतीब क्योंकि मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन का सेशन था उसमें जस्ट मैंने ये बताया था कि मतलब मेरी अचीवमेंट्स क्या थी और हम किस तरह से सेशन को लेके चलेंगे और किस तरह से हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ये भी थे कि हम जो मैंने सेशन में एमसीक्यूज सॉल्व किए थे उनका लेवल नो डाउट एफएससी एफपीएससी या पीपीएससी से हाई था। अब डेफिनेटली सिंपल सी एक एग्जांपल है कि अगर आपने एक बैटरी को चार्ज करना है, फॉर एग्जांपल वो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर आप 10 वोल्ट ही उसके साथ लगा दोगे तो वो चार्ज नहीं होगी। आपको डेफिनेटली कम से कम 12 वोल्ट के करीब जाना होगा तो फिर आप उसको चार्ज कर पाओगे। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है अपने लेवल को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को, ताकि आप एक्चुअल टेस्ट में इजी फील कर सको। अगर आप वही मैं कन्वेंशनल जो सिंपल से एमसीक्यूज होंगे तो वो तो आपके गेम चेंजर नहीं होंगे। गेम चेंजर होंगे जो कि कुछ इक्का दुक्का या 100 में से 20 क्वेश्चन जो कि आपकी एक्चुअली टेस्ट को या नॉलेज को टेस्ट करेंगे। वो एक्चुअली डिपेंड मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो? हाँ, आ रही है। हेलो? हाँ, आ रही है सर। इट इज ओके, इट इज परफेक्ट फाइन हेयर। आयशा को भी नहीं आ रही और सुमेरा को भी नहीं आ रही। अब आपको आ रही है आवाज? दैट इज परफेक्टली फाइन। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आवाज ना आ रही हो। आवाज आ रही है अब? आप अपना जरा चेक करें। आप अपने आपने कम की होगी साउंड। बाकी किसी को इशू है तो काइंडली मेंशन करें कि आवाज का कोई इशू है तो। आई होप बहुत क्लियर आवाज आनी चाहिए क्योंकि मैंने सेटअप ऐसा रखा हुआ है कि आवाज का कोई इशू ना हो। काइंडली कोई और बताएगा कि आवाज का कोई इशू है? सर, आवाज तो आ रही है। वो माइक के ऊपर क्लिक करें, शायद वो सेलुलर वाला जो होता है उससे भी कभी कभार नहीं आती है। कोई और बताएगा? चले, समक आपको तो आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। देखें, अगर मेरी आवाज़ ना आ रही होती तो फिर सारों को ना आ रही होती। तो काइंडली आप अपने माइक को चेक करें। मैंने इसीलिए आपको पहले रात को, मतलब अगले पहले दिन जो है वो बता दिया था कि अपनी जो ऐप है उसको रेडी कर लें। और फिर भी कोई मसला नहीं है। मसला इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ये सेशन इसलिए ही रखा है। और उसके बाद यूट्यूब लेक्चर्स होंगे तो वो आपके लिए फिजिबल हो जाएगा उस सेंस में भी, क्योंकि आप एक तो किसी भी वक्त सुन सकते हो। दूसरा कि आपको आवाज शवाज आने का भी जो इशू होगा वो नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, चलें, आई होप शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे मिलेंगे। मैंने जो आपसे लॉगिन मांगा है, यूट्यूब की जो लॉगिन है जिससे आपने यूट्यूब को लॉगिन किया हुआ है, मैं वो प्राइवेट वीडियो में ऐड करूंगा। और जितनी मेरी वीडियोस होंगी वो आपको उसी ईमेल पे सेंड होंगी। और मैं एक प्लेलिस्ट की भी जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो मैं को सेंड कर दूंगा। उस लिंक में डे बाय डे लेक्चर अपडेट होते जाएंगे। डे बाय डे लेक्चर अपडेट होने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये लेक्चर 6 है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर 6 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और चैप्टर कौन सा? ये चैप्टर 3 है एफएससी का। और ऐसे ही चैप्टर 3 स्टार्टेड है, मींस के इसकी ये रिदम चल रहा है। और अबाउट आपके पास 4 लेक्चर्स हैं, अबाउट 40-40 मिनट्स के, जो कि 4 लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर को, एफएससी के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो इसी तरतीब के साथ आपको ये सेंड किए जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर मतलब 6 लेक्चर, 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, 9 लेक्चर, इसी तरह। फिर इस टेस्ट की डिस्कशन वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी आफ्टर योर, जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही ये तरतीब चलती चली जाएगी। ठीक है। तो ये एक बात क्लियर होगी कि मैं डे बाय डे सेंड करूंगा। इन अ ब्लंट सारे आपको वीडियोस नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उससे आपकी एक तरतीब बनी रहेगी कि किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। हाँ, एक बार सेशन हो जाता है, मतलब आप एफएससी पार्ट 1 को क्लियर कर लेते हो, तो जितने भी आपको अलाउड लेक्चर्स हैं वो आपको आपके पास ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको आपसे मैं मतलब आईडी से हटा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। लाइफ टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। एक बात होगी। दूसरा,
इम्पॉर्टेंट या प्लस पॉइंट ये है कि आप मेरी वीडियो देख सकते हो, तो डेफिनेटली हम तो एम कर रहे हैं ना एक्चुअली लेने के लिए, मतलब जॉब लेने के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ में ही इंटरव्यू को भी प्रिपेयर करो। समटाइम ऐसा होता है आपके रिटन टेस्ट पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो मैं मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन है जिस तरह से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो आप उसको नॉर्मली देख सकते हो इसके साथ। तो ये बहुत आपके लिए एक कैच पॉइंट है, और सारी मेरी वीडियोस जो हैं वो इसी के साथ हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रह जाएगा। दूसरी बात, टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको मैंने एक डेमो के लिए एक टेस्ट दे दिया था और मैंने ये बता दिया था कि भाई सबमिट का बटन भी बड़ा करीब करीब होता है। ऐसे ना हो कि आप स्क्रॉल डाउन करना चाहो तो वो आप सबमिट के बटन को दबा दो, तो ऐसा नहीं करना। आपने बहुत ध्यान से इसको करना है, और इसमें ध्यान है नहीं है, मतलब आपने बबल शबल फिल तो करना नहीं है कि आपने जब स्क्रॉल डाउन कर रहे होना है, मतलब टेस्ट को नीचे की तरफ लेके जाना है, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे ना हो कि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप सबमिट बटन क्लिक कर दो तो टेस्ट किए बिना ही आपका टेस्ट सबमिट हो जाए। तो अगर एक बार सबमिट हो जाता फिर उस मोबाइल से तो दोबारा वो ओपन नहीं होने वाला। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर टेस्ट कर लिया और उसको थोड़ा सा आपने फिर ये टाइम दे लेना कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसको चूज किया है और स्क्रॉल जब आपने अप करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं या नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो करते करते मे बी आपका मोबाइल का टच होता है तो वो इसको टच कर जाए, तो आपने एक्चुअली ये लगाया हो लेकिन ऊपर नीचे करते हुए आपका ये सिलेक्ट हो जाए। तो ये आपने एक बार देख लेना है, क्योंकि नंबर तो डेफिनेटली मैटर करेंगे, तो छोटी छोटी मिस्टेक से आपके नंबर ऊपर नीचे होंगे तो फिर वो बंदा थोड़ा सा हट्टी साट होता है। तो फिर जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा अलॉन्ग विद द ट्रू आंसर्स, ठीक है। ये बड़ी मजे की बात है। अच्छा, अब है कि लेक्चर किस तरह से मैं शेयर करूंगा। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास जो है 4 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, इन 2 डेज, और एक चैप्टर उसमें कवर होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे को लेक्चर में शेयर करूंगा, मंडे ट्यूसडे को, मतलब मंडे को मैं चारों लेक्चर शेयर कर दूंगा जो कि एक चैप्टर के होंगे। मंडे और ट्यूसडे आपके पास टाइम होगा। ट्यूसडे 12 PM मैं टेस्ट शेयर कर दूंगा, उसके रिलेटेड जो टेस्ट होगा मैं शेयर कर दूंगा। फिर उसका टाइम होगा रात 12 बजे तक। आपने सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच में किसी भी टाइम टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक होगी बात। फिर अगले दिन जैसे कि वेडनेसडे है, वेडनेसडे को मैं क्या करूंगा, चैप्टर 4 के सारे लेक्चर्स जो कि 4 होंगे, और टेस्ट की डिस्कशन जो कि प्रीवियस चैप्टर की टेस्ट की डिस्कशन होगी वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। और ऐसे ही फिर थर्सडे को मैं अगले की चैप्टर टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, और फिर वो ऐसे चलता चला जाएगा। और इसका मतलब है टू डेज में हम टेस्ट और चैप्टर को क्लियर करते चले जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम 22 डेज लगेंगे, क्योंकि इसमें आपने खुद गैप लेना है, मेरी तरफ से गैप नहीं होगा, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं संडे को भी कैरी कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप इसको इजी समझते हैं। दूसरा तरीकाकार मैंने भी वो रेडी रखा हुआ है, क्या है, क्या मंडे और ट्यूसडे कंप्लीट 2 डेज आपको मिले। वेनसडे सुबह सुबह मैं टेस्ट को शेयर कर दूं AM पे, और फिर रात शाम 8 बजे तक, 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक वो टेस्ट का टाइम हो। फिर अगले दिन, ठीक है, मैं उसकी जो है थर्सडे और फ्राइडे को सेंड करूं उसका टेस्ट, अगले अगले चैप्टर के लेक्चर्स और उसके टेस्ट की डिस्कशन। अब मुझे आपने खुद बताना है कि कौन सा आपको फिजिबल रहेगा। अब इसमें डेफिनेटली 3 डेज आ रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 डेज आ रहे हैं, 3 डेज और 1 चैप्टर कवर हो रहा है। इसमें 2 डेज 1 चैप्टर कवर हो रहा है। और जी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे कैरी करना है, मुझे इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब आपने इसको डिसाइड कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई भी इसकी जो जीनियसनेस है उस पर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो खुद क्या कहते हैं, आई एम नॉट ए जीनियस, आई एम जस्ट पैशनेटली क्यूरियस, ठीक है। कोई जीनियस शीनियस नहीं होता, वो कहते हैं मैं चीजों के बारे में पैशनेटली क्यूरियस हूं, और वो क्यूरियोसिटी मुझे जीनियस बना देती है, ठीक है। दूसरी कोटेशन है, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस नॉलेज देन यू आर ए जीनियस। और गेस करें ये किसकी कोटेशन होगी, क्या बताएगा? कोई बताएगा ये किसकी कोटेशन है ये वाली? एनीवन?
ये आवाज आपको क्यों नहीं आ रही भाई? बाकियों को आ रही है। आवाज आनी चाहिए, मतलब आवाज का इशू है किसी को अभी भी? आई होप नहीं है। सर आवाज वाला इशू मुझे आ रहा था, लेकिन जब हम माइक पे क्लिक करके रखते हैं ना, तो वो ऑप्शन आ रही होती है सेलुलर डाटा की, मोबाइल डाटा और सेलुलर। जब उसको क्लिक करके अलाउ करते हैं तो फिर आवाज आने लग पड़ती है। गुड गुड। अब वही मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। बिकॉज मैं तो देखो ना इतनी वो लगा के बैठा हुआ हूँ, तो डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको एवरीथिंग जो है ना वो। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये इशू होता है कि अगर थोड़ी सी भी डिस्टॉर्शन आ रही हो तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, तो ये वाली कोटेशन किसकी होगी? सर आइडिया नहीं है। ये कोटेशन है, ठीक है। कहने का क्या मकसद है? मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको जो पीछे वाला पड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है, वो अगर आपको याद है, देन यू आर जीनियस। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल दे के चलता हूँ आगे। मैं बीएससी में था और मैं कोई पढ़ता पुढ़ता नहीं था, लेकिन मैं बीएससी में ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैंने ना 9th क्लास की ट्यूशन पढ़ा रहा था उस वक्त बीएससी में जब मैं था। ठीक है, तो सर ने हमें काइनामेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ानी थी। अब मैं एक दिन पहले काइनामेटिक्स और डायनामिक्स में 9th के स्टूडेंट को बता के गया था कि क्या होती है काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। मैंने वहां पे डेफिनेशन बता दी। मैंने कहा जी काइनामेटिक्स में ये होता है तो डायनामिक्स में ये होता है। अब सर मुझे ऐसे देख रहे थे कि फिर मुझे वो क्या कहते हैं, कहते हैं इसमें कुछ है। और मेरे अंदर ना मुझे मुझे हंसी आई। मैंने कहा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये हुआ है कि मुझे, मैंने भी कल इसको पढ़ाया है, तो वो समझ रहे हैं कि इसको इसको भी तक याद है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको प्रीवियस बात याद है तो यू आर इंजीनियस, यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट मैं इस कोटेशन को फुल कोटेशन करता हूँ। वो कोटेशन क्या है? आई एम नॉट जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस, I ask many questions. The question is the key. And when the answer is simple, then God is answering. ठीक है, तो एक की इंग्रेडिएंट है, वो है क्वेश्चन करना। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आपने क्वेश्चन करने हैं मल्टीपल। फॉर एग्जांपल सेशन के दरमियान अगर सेशन के दरमियान जो है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक कैंडिडेट आई होप रह गए हैं। ओके, तो ठीक है, तो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतने ही आपको आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। अब एक और बड़ी मजे की बात है कि हम, ठीक है, हमारा टारगेट है एक टेस्ट को अचीव करना, लेकिन टेस्ट को अचीव करने के साथ आपके पास एक नॉलेज भी होना चाहिए जिसके बेस पे आप आगे कैरी भी कर सकें। क्योंकि हम ऐसे ऐसे टीचर देखते हैं जो कि टीचर तो हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई हम, मतलब यू नो अंडरस्टैंड, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप। नेवर, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैं, मेरे से नहीं हो रहा। आपको सम टाइम फील होगा कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हर एक बंदे के लिए होता है। मैं भी स्टार्ट में मुझे ऐसा लगता था कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन कभी भी आपने गिव अप नहीं करना। अब देखो ये बंदा जो है, ये जब जो जो छोड़ के जा रहा है, अब उसको तो नजर नहीं आ रही ये चीजें, लेकिन अगर वो गिव अप नहीं करता तो ही विल गेट इट्स डिजायर डेस्टिनी और रिजल्ट। ठीक है, तो कभी भी गिव अप नहीं करना, ये अपने माइंड में बैठा लेना है। आपको जस्ट एक सीट चाहिए और वो एक सीट आप ले सकते हो। ठीक है, लाइफ इज अ काइंड ऑफ रेस। ठीक है, तो आपने उस रेस को जीतना है, हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो है, अब आपको लगेगा कि मैं जीनियस हूँ क्या, आई प्रिपेयर जस्ट इन 15 डेज फॉर एफपीएससी रिटन टेस्ट। 15 डेज मुझे लगे एफपीएससी रिटन टेस्ट को तैयार करने के लिए। मैंने कोई एक वीक लगाया एफएससी के लिए, और बाकी एक वीक जो लगाया वो बीएड को किया। इंग्लिश को मैंने देखा शिखा को नहीं था, क्योंकि वो मेरे बस की बाहर की बात थी। तो मैंने कहा भाई ना, तो मैं उसको देख सकता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो जो आएगा भाई देखी जाएगी, वहाँ पे जितना आता होगा उतना कर लेंगे। तो मैंने 7 डेज लगाए फिजिक्स को, और मैंने 7 डेज लगाए बी एड के पोर्शन को, जो भी उसने उन्होंने वहां पर दिया था। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ये जीनियसनेस है, जस्ट 15 डेज। इससे भी जीनियसनेस क्या है कि 7 डेज में मैंने पीपीएससी के रिटन टेस्ट को तैयार किया, जो कि जिस पे मैं भी जॉब कर रहा हूँ, जिस पेज पे मैं भी लेक्चरर हूँ। ठीक है, एफपीएससी को मैं भी मैं ज्वाइन करता हूँ या नहीं, अभी वैसे लेटर नहीं आया। ठीक है, तो लेकिन ये जीनियसनेस नहीं है, बिकॉज बट आई स्पेंट 3 months, exact 3 months and about
10 आवर्स पर डे, अबाउट 10 आवर्स पर डे। कब? जब मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी की। अजान हो रही है, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। तो मैंने 3 माह लगाए टिका के। हुआ क्या कि मैंने अगस्त में, जैसे कि अभी जॉब्स इंटर टेस्ट है क्या आजम का अगस्त में, तो उस वक्त मैंने कहा भाई मेरे से, तो मैंने जब उसका पास पेपर देखा तो मुझे 10 3 क्वेश्चन आते थे। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं, मैं ये तो मेरे से ये तो मैं तो इसको नहीं कर सकता, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर जब अक्टूबर, आई थिंक हाँ अक्टूबर के शुरू में मुझे आया याद कि यार मैं स्कूल में हूँ, क्योंकि मैं स्कूल की जॉब कर रहा था। मैं कहा मैं तो स्कूल में ही रह जाऊंगा, मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा अगर मैं इसको नहीं क्विट करता और मैं नहीं जाता एमफिल के लिए, एटलीस्ट कायदे आज़म के लिए। मुझे मतलब उसके नीचे मेरी कोई था ही नहीं, या तो प्यास था या कायदे आज़म थे। तो मैंने फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 माह टका के लगाए थे। ठीक है। और उस दौरान जो है वो फिर मेरी एक सफिशिएंट ग्रिप आई थी फिजिक्स के ऊपर। फिर इसके बाद मैंने 4 मंथ, क्योंकि ये जब मैं जॉब कर रहा था एक साइट पे, उस वक्त मैंने जीआरई को अटेम्प्ट किया। तो फिर जीआरई की प्रिपरेशन दोबारा के लिए, क्योंकि वो जो कायदे का टेस्ट था वो और तरह का था और ये और तरह का था, इसके लिए दोबारा मैंने 4 मंथ टका के लगाए थे। और इसके बाद जो टेस्ट आए थे एफपीएससी और बीपीएससी के, वो मैंने जस्ट 15 to 20 डेज में उसको प्रिपेयर कर लिया। तो कहने का क्या मकसद है, you have to be very proactive and we can say hard working student। एक बार आपको करना पड़ता है टिका के, तो इसके लिए आपने रेडी रहना है, गिव अप शिव अप नहीं करना। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है। आपको चैप्टर नजर आ रहा होगा। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास मेजरमेंट्स का। ठीक है। ओके, मेजरमेंट्स, हम किसी भी चीज को नापते हैं, मेजर करते हैं, सही है। अच्छा, इस मेजरमेंट को करने से पहले थोड़ी सी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने ब्रेन को थोड़ा सा कर लेते हैं। साइंस ऑफ मेजरमेंट, जो फिजिक्स है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट्स है। ऐसी कोई चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिक्स में आएगी, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं मोर स्पेसिफिकली, तो वो हमारे पास फिजिक्स में आएगी। ऐसी चीज जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल कोई चीज बला बलू है जो भी है, तो वो हमारे पास फिजिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी, अब स्ट्रिंग थ्योरी बड़ी मजे की थ्योरी है, बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करती है, लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ फिजिक्स। ठीक है, अभी तक ये फिजिक्स नहीं है, मतलब ये काइंड ऑफ थ्योरी है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। तो ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिक्स से बिलोंग करती है। ये लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? डेफिनेशन क्या, मतलब लफ्जी मतलब क्या होगा लीस्ट काउंट का? जी जी बताएं। कायनात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी मेजरमेंट। जी। क्या? समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर, जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इसका मतलब ये है कि वो काउंट या वो पैमाइश जो वो इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइजली कर सकता है, या कम से कम जो पैमाइश हम कह सकते हैं, या ये उसकी रेंज या ये उसकी हद है कि वो इतनी ही मेजर कर सकता है, हाँ, इससे कम नहीं कर सकता। तो वो बेहतरीन इसके लिए। बेहतरीन बेहतरीन। वो मेजरमेंट जो कि एक इंस्ट्रूमेंट सबसे कम कर सकता है, मतलब उसकी लिमिट है, उससे नीचे वो मेजर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक वेट बैलेंस है मेरे पास। ठीक है, जैसे कि ये वेट बैलेंस है। अब वो मेजर करता है मिनिमम 10 kg, मिनिमम 10 kg मेजर कर सकता है, उसके नीचे नहीं मेजर कर सकता। मतलब मैं 5 kg फॉर एग्जाम्पल या 4 kg यहाँ पे रखता हूँ, तो वो कहता है भाई 0 kg है।
हाँ, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 7 kg, तो वो 7 सुमन नहीं मेजर करता, वो कहता है ये 10 kg है। ठीक है, तो एक्चुअली वो मेजर कर रहा है जस्ट 10 kg, उससे नीचे उसको मेजरमेंट का कोई नहीं पता। ठीक होगी बात। तो ये उसका लीस्ट काउंट होता है भाई किसी भी आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका। ठीक है, अच्छा। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक है आपके पास मैस, एक है मोल। कोई बताएगा इसमें क्या डिफरेंस है मैस और मोल में? लार्ज पार्टिकल्स के लिए मैस यूज करते हैं और स्मॉल के लिए मोल। हम्म, कोई और बताएगा? चलें। सर आई थिंक सो। हम्म, अच्छा, जी जी, बताएं बताएं। मैथ्स में क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है एग्जैक्ट, और जब हम मैटर के भी इंटीरियर में चले जाते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बेसिकली, अगर हम तो उसको मोल में फिर डिस्कस यस, करते हैं। ठीक है। मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, लेकिन ये मेजर कर रही है उसका वी कैन से कि इन केजी में मेजर कर रही है। ठीक है, मतलब ये बता रही है कि कितना उसका इनर्शिया है, सिंपली हम कह सकते हैं। ठीक है, मैस इनर्शिया को बता रही होगी। लेकिन जो मोल है वो बता रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रही होगी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर है। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ वाटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रहा है कि इस 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो जब सम टाइम हमें कंसर्न होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के से, हमें मैथ से उसके कंसर्न ही नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसा कि मैं कह लेता हूं कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन है और अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये अगर कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन H2 है, ऑक्सीजन H2 है, और ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी, तो मुझे इनकी मैथ्स की जरूरत है ही नहीं। मतलब मुझे इसकी मैथ्स की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाइड्रोजन के होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्सीजन के होंगे, तो वो आगे रिएक्ट करके हमारे पास H2O कितने बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O1 है, तो हम यहाँ पे किस तरह से इसको इक्वल कर लेंगे, इसको यहाँ पे 2 कर लेंगे और इसको भी यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब देखें, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस विल मेक 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो कहने का क्या मकसद है कि सम टाइम हमें इनर्शिया चाहिए होता है, मैस चाहिए होता है, सम टाइम हमें नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को काउंट कर लेते हैं। जैसे कि पैक ऑफ टॉफी है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि पैक ऑफ टॉफी का एक खास वेट भी होता है, लेकिन उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 टॉफीज भी होती हैं। अब 100 टॉफीज यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मैस नहीं। ठीक है, हमने तो टॉफीज को काउंट करना है ना, मैथ्स में उसको नहीं काउंट करना। हाँ, ये एक चीज हो सकती है कि एक खास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक खास मैस हो सकता है, जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर 16 ग्राम होगा, सिंपल ऐसे ही है ना, 16 18 ग्राम, सॉरी, वाटर है ना, 18 ग्राम होगा। सही है, तो कहने का क्या मकसद है कि हमें सम टाइम मैटर चाहिए, सम टाइम मोल चाहिए। आगे चलते हैं जी। ये मीटर ओवर मीटर की क्या यूनिट्स बनेंगे? मीटर को मैं मीटर से डिवाइड कर दूं तो क्या यूनिट्स बनेंगे? मीटर ओवर मीटर, सर आई यूनिट थिंक सो। नो यूनिट्स, यूनिट्स कट जाएंगे, इट्स अ डायमेंशनलेस। टाइम ओवर टाइम के क्या यूनिट बनेंगे? डायमेंशनलेस, कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऊपर नीचे आ जाती हैं तो वो एक दूसरे को काट देती हैं और आपके पास ओवरऑल 0 डायमेंशन होती हैं। ये जो 2 ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। अब फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्या है? फिजिक्स की 3 मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, 3 मेन फ्रंटियर्स हैं, 3 मेन फ्रंटियर्स। ठीक है, 1 क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज यूनिवर्स। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज यूनिवर्स लाइक स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स एटसेट्रा, जो कि आउटर स्पेस है। ठीक है, वो हमारे पास बहुत लार्जर स्केल पे हम उसको मेजर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एक फ्रंटियर है, एक उसका पार्ट है फिजिक्स है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं बाय मींस ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गई है, हबल टेलीस्कोप, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर करते हैं। तो कहने का मकसद है हमारे अराउंड एक बहुत बड़ी यूनिवर्स को मेजर करने का, जिसको हम कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी प्लस एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वो हमारे पास एक फ्रंटियर है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, और हम देखते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कितनी पुरानी है। अब ये यहाँ लिखा हुआ है 20 बिलियन ईयर्स, और वैसे एक्चुअल जो अब रिसेंट जो हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास 13.7 बिलियन ईयर्स। ठीक है,
ये एक्चुअली अब एग्जैक्टनेस है, ठीक है। तो 30.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी यूनिवर्स। अच्छा जी, सेकंड जो फ्रंटियर है वो क्या है? सेकंड फ्रंटियर जो है, एक सेकंड, व्यू रूल्स हाइट वेजेस, ओके। जो सेकंड फ्रंटियर है वो हमारे पास क्या है कि एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत टाइनी 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 पार्टिकल। फॉर एग्जांपल टाइनी कितने, 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रांग से नीचे, ठीक है, मतलब एटॉमिक स्केल पे। अब 10⁻10 जो है ना वो एटॉमिक स्केल है, ठीक है। एटॉमिक स्केल से अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी है वो हमारे पास एक और फ्रंटियर है। और तीसरी जो फ्रंटियर है जो कि मिडिल साइज है, वो क्या है हमारे पास, मिडिल साइज थिंग्स, लाइक जिस तरह से हमारे पास गाड़ी है, पंखा है, हमारे सराउंडिंग बॉल है वगैरह वगैरह। तो ये छोटी जो 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 हमारे मिडिल साइज चीजें हैं जो कि न्यूटोनियन फिजिक्स को एक्चुअली डील करती है, वो हमारे पास 3 फ्रंटियर्स हो जाते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैंने आपकी वो वीडियोस में मैंने शेयर किया, फिजिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है लेक्चरर फिजिक्स के टेस्ट में या एसएस के टेस्ट में या इंटरव्यू में। तो फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कन्वेंशनल डेफिनेशन वो यही है कि मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके रिलेशन को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये रिलेट करती हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब कहने की बात ये है कि हम 3 फ्रंटियर्स को पढ़ चुके और ये हमारे पास ब्रांचेस हैं। और मजे की बात ये है कि ब्रांचेस, हर ब्रांच को डिफाइन करना आना चाहिए। व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये किस सेंस में, ये इन सेंस ऑफ इंटरव्यू। तो ये आपको डेफिनेटली साथ साथ ही प्रिपेयर करना पड़ता है। मजे की मैं बात बताता हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एक सीट के लिए अबाउट 4 to 5 कैंडिडेट्स को कॉल की जाती है फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो मुझे ये बताओ वो किस बेस पे निकालते होंगे, मतलब 4 में से 1 रखना है उन्होंने, तो बाकी जो 4 निकालते होंगे वो किस बेस पे निकालते होंगे, मुझे ये बताओ। डेफिनेटली किस तरह से वो चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। टेस्ट पास है इसका मतलब है कि इनफ नॉलेज है, लेकिन किस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपने ये डेफिनेशन सारों की करनी है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये। आपने अगर पढ़ना है तो इसको आपने डेफिनेटली इसको लेके चलना है। मैंने यहाँ पे वैसे बता देता हूँ कि जिसको हम पढ़ रहे होते हैं, फर्दर दिस सर्च इज गिवन बाय द न्यू डिसिप्लिन इन फिजिक्स सच एज न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और डेफिनेटली हम इसको जब देखेंगे तो डेफिनेटली 3 फ्रंटियर्स को मेनली पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि कॉस्मोलॉजी है, जैसे कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है जो कि हमारे पास टाइनी ऑब्जेक्ट को स्टडी के लिए की जाती है, और दूसरी आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जो कि मिडिल साइज ऑब्जेक्ट को डील करती है। तो 3 फ्रंटियर्स को डिफरेंट डिफरेंट हम एक पार्ट में स्टडी करते हैं, और ये सारे कटिंग एज हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते। इनके एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट हैं वो थ्योरी के साथ रिलेट नहीं करते। क्वांटम मैकेनिकल पार्ट पे भी एक्ट करती है। हाँ, वो जेनेरिक है, क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो ऑब्जेक्ट पे लगाई जा सकती है, लेकिन उसको लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अच्छा जी, आगे आ जाती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? देखो, आ, हमने कहा कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजर क्या करेंगे भाई, क्या मेजर करेंगे? क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? लाइक टाइम। और कौन सी क्वांटिटीज? लाइक लेंथ, लाइक वेलोसिटी। ठीक है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करेंगे बाय मींस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेक्टर्स। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? जैसे कि आपको पता है ये मोस्ट बेसिक है, इसकी तरह मैं इतना डिटेल से नहीं बात करूंगा। लेकिन क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की 2 मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरीज 2 हैं। कौन कौन सी? बेस क्वांटिटीज हैं और ड्राइव क्वांटिटीज हैं। वो क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल हैं वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। वो क्वांटिटीज जो ड्राइव्ड हैं फंडामेंटल से वो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। सिंपल। और फंडामेंटल कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? वो है हमारे पास बेस यूनिट्स या क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल ये टेबल में दिया हुआ है, कौन कौन सी? लेंथ फंडामेंटल है। मेजर किस में करते हैं? ऐसा यूनिट मीटर। सिंपल क्या है? एम। मैस केजी में। टाइम सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट अम्पेयर्स में। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम सम सपोज करते हैं कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। नो, नॉट एट ऑल। I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी।
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ time rate of change of flow of time with the flow of charges with respect to time is actually called the current. लेकिन ये फंडामेंटल है ना कि चार्ज, ठीक है। तो हम चार्ज को दो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हैं, करंट और टाइम से। तो चार्ज फंडामेंटल नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है। तो ये समहाउ अगर मैं पूछ लूं तो ये ना हो कि आप इसको चार्ज को लगा दो, ठीक है। फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कि कितनी शिद्दत है लाइट की, उसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछी जा सकती है। और फिर दूसरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, एक हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और मैस भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, लेकिन इसमें ये इनर्शिया से रिलेट कर रही है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कर रही है, ठीक हो गई बात। और इसी तरह इनके यूनिट्स भी हैं, और ऐसा यूनिट्स में इनके नाम है। और फिर एक और आपने काम करना है, किसी को पता है CGS का क्या मतलब है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS यूनिट्स, ठीक है, ये ओल्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। अब CGS यूनिट्स को आपने जस्ट गूगल करना है, ठीक है, जस्ट गूगल करके और आपने देख लेना है कि CGS यूनिट में हमारे पास एनर्जी किस में मेजर हो रही होती है, हमारे पास टाइम किस तरह से मेजर हो रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम वो पूछ लेते हैं कि CGS यूनिट में ये किसके बराबर है, या आप ये कह सकते हैं कि CGS यूनिट में वेलोसिटी किस तरह से मेजर की जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो खास करके जो ऐसी क्वांटिटी जो ड्राइव्ड है और CGS में मेजर की जाती हैं, तो वो आपने उसको थोड़ा सा देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या यूनिट्स। अब ये बड़ी मजे की चीज है। क्या मजे की चीज है कि ऐसी क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल रेडियन है, या एंगल है, फेज एंगल है, प्लेन एंगल है, सॉरी, या सॉलिड एंगल है। अब होता क्या है, आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन में कब, FSC में, क्या थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। L क्या है, आर्क लेंथ है, और क्या है, रेडियस है। किसका रेडियस है जी, इसका। मतलब ये अगर एक मेरे पास सर्कल है, तो सर्कल का अगर ये रेडियस है और ये उसका आर्क लेंथ है L, तो हम थीटा को डिफाइन करते हैं L ओवर R, ठीक है। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसकी यूनिट्स क्या बन रहे हैं, इसकी डायमेंशंस क्या बन रही हैं, ठीक है। यूनिट्स कह रहा हूं मैं, डायमेंशंस क्या बन रही हैं। L मीटर में होगा फॉर एग्जांपल, R भी मीटर में होगा, तो मीटर मीटर गया कट। तो इसकी डायमेंशन क्या है, आंडा 0, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन इसको मेजर तो हमने करना है, या डिग्री में करना है, या रेडियन में करना है। तो डायमेंशन इसकी नहीं है, लेकिन हमने इसके साथ एक यूनिट को डिफाइन किया। अब इसीलिए हम इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ना ही तो ये बेस में आ रही हैं, ना ही हमारे पास ड्राइव में आ रही है। इनको हमने इन बिटवीन रख दिया कि भाई ये दो अलग से हैं, उनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह दिया। अच्छा, अब जो रेडियन है उसकी डेफिनेशन क्या है। 1 रेडियन मतलब एंगल जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, थीटा, उसको किससे मेजर कर रहे हैं, क्या उसके यूनिट्स हैं, रेडियन। लेकिन वो रेडियन कब 1 रेडियन के इक्वल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। The radian is a plane angle between the two radii of the circle. For example, this one, 2 radii हैं, एक ये और एक ये, इसके दरमियान जो एक एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन होगा। कब, जब which the cut of the circumference of the arc is equal to the length of the radius। मतलब ये जो L है यहाँ पे, वो R के ही बराबर होगा। तो आपके पास फिर एंगल कितना आएगा, 1 रेडियन, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा L ओवर R इज इक्वल टू R ओवर R। R से गया कट, ये आ गया 1 क्या, 1 रेडियन। ओके, दैट इज कंफर्म। प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा होता है उसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। और 1 रेडियन कब इक्वल आएगा, जब उसको आर्क लेंथ जो होगी वो R के बराबर आएगी। कंफर्म हो गया। ऐसे ही अगर 2R के बराबर आ जाती है लेंथ, तो हमारे पास जो रेडियन होगा वो 2R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3R के बराबर अगर आ जाती है तो जो एंगल हो जाएगा वो 3 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल कैसा, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक स्फीयर है, बालून टाइप है, ठीक है। और उसके सरफेस पे मैंने एक सरफेस बनाया, एक ड्रॉ किया हुआ इसको। अब ये जो एक कोन बनाएगा सेंटर तक, एक 3 डायमेंशनल कोन बनाएगा। अब वो जो कोन का एंगल होगा, 3 डायमेंशनल एंगल, उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। अब उसको कैसे मेजर करते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय दैट सरफेस, जो कि सरफेस के स्फीयर के सरफेस है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
तो वो उस सरफेस का सॉलिड एंगल होगा। और वो 1 स्टेरेडियन कब होगा? जब ये जो आउटर सरफेस है ये किसके बराबर हो? आर स्केयर के। तो अगर ये आर स्केयर के इक्वल हो तो मैं आर स्केयर ओवर आर स्केयर लिखूंगा, तो ये जाएगा कट, आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है? बालून नजर आ रहा है? ये आर सीधा नजर आ रहा है कि उल्टा नजर आ रहा है? यस हम्म? सीधा सही आर स्केयर सही नजर आ रहा है जैसे सीधा नजर आना चाहिए? सर आर तो सही है लेकिन स्क्वायर हाँ, अब ये जो सरफेस मैंने फॉर एग्जांपल मेंशन की हुई है ना, ये जो सरफेस मैंने मेंशन की हुई है, सर्कल देखो कितना प्यारा सर्कल लगाया हुआ मैंने है। तो अगर इसकी मैंने कोन इनवर्ड ड्रा करूं, मतलब इसके सेंटर से कोन ड्रा करूं, तो वो जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर जरा गौर करो कि मैंने ये जो एक और भी एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो मैंने बड़ी वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, ये सर्कल सफियर को, फॉर एग्जांपल ये सफियर है, इसको कितने हिस्सों में काटेगी? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ये बड़ी वाली, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो मुझे आपको जल्दी से ये बताया कि एक सफियर जो है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है अगर रेडियस आर हो तो? 4 पाई आर स्क्वायर गुड, गुड। तो हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है ओवरऑल, ऑल जो हमारे पास सारे के सारे स्फीयर का होता है 4 पाई और स्क्वायर। अब मैं अगर सॉलिड एंगल होल स्फीयर का मैं पूछूं तो वो कितना होगा? तो वो मेरे पास, मैं उसकी जस्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इजी पीजी सर है। अभी ये आर स्क्वायर कैंसिल होके तो आंसर ये 0 क्यों नहीं आया? मीटर स्क्वायर जब ऊपर भी तो हम सेम डायमेंशंस को काटते थे तो हम कह देते थे कि 0 एट डायमेंशन लेस है। हाँ, तो ये भी डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट्स इसके हैं, ये भी डायमेंशन लेस ही है लेकिन यूनिट्स इसके फिर हम हैं। इसको वैसे 0 क्यों नहीं कह रहे? डायमेंशन लेस ही है लेकिन यूनिट्स हमने इसको दिए हैं ताकि हम इसको मेजर कर सकें। ठीक है ना? मेजरेबल तो क्वांटिटी है, अब इसीलिए तो इनको सप्लीमेंट्री में रखा है ना, क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है। और अगर आपको ये जी याद हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अम, ये देखो, Conference Myers has not yet classified certain units of SI under the base units और ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, ना ही तो वो बेस यूनिट्स में आते हैं ना ही वो ड्राइव यूनिट्स में आते हैं, तो इन्होंने हमने सप्लीमेंट्री में हमने कर दिया कि ठीक है ये सप्लीमेंट्री हैं और ये दो हैं जिनको हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनको हमने यूनिट्स हुड से डिफाइन किए कि ठीक है हम इसको इस तरह से कैरी कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन इनकी नहीं है। मैंने आपको बताया ना फिजिक्स वाले काम कर लेते होते हैं ऐसे काम। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें, मैं अगर पूरे के पूरे सफियर का, वो मेरा भांजा ले गया है बालून, तो सारे के सारे सफियर का अगर मैं सॉलिड एंगल मेजर करूं तो वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ होल सफियर? कितना होगा जी? 4 4 पाई पाई। तो अगर मैं पूछ लूं कि हाफ सफियर का कितना होगा? 2 2 पाई पाई